और जून एक्सपायरी पर बाजार में हमने देखा कारोबार एक दायरे में दिखाई दिया। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आखिर में निफ्टी 15,800 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 8 अंकों की गिरावट देखी, 53,000 के लेवल के आसपास ये बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में कुछ खरीदारी देखने को मिली। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो मंथली एक्सपायरी हमारे जानकारों के पूल के मुताबिक बिल्कुल सही और सटीक साबित होती हुई दिखी। 15,780 के पास हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी है, जबकि हम अनुमान यही लगाकर चल रहे थे कि 15,800 के आसपास क्लोजिंग नजर आएगी और 33,425 के पास यहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म कर दिखा। आज पूरे दिन के दौरान अगर कोई स्पेस कामकाज कर रहा था, कोई स्टॉक्स कामकाज कर रहे थे, तो बैंकिंग स्टॉक्स थे। निजी बैंक क्षेत्र हो चाहे सरकारी बैंक क्षेत्र हो, अच्छी मजबूती के साथ वहां पर इनफैक्ट कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा बेरिंग स्टॉक्स में आज मजबूती देखने को मिल रही थी। ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार हम देख रहे हैं अच्छी तेजी देख रहे हैं। इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरीज भी परफॉर्म कर रहे हैं और बेरिंग स्टॉक्स भी हैं जो कि लगातार हमारे रडार पर है। एसकेएफ इंडिया, शेफलर इंडिया, एनआरबी बेरिंग्स जैसे स्टॉक्स पर तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। एमसीएक्स का स्टॉक आज खबरों के दम पर फोकस में था, क्योंकि सेबी ने एफपीआई पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, और इसी के चलते एमसीएक्स के स्टॉक में, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। वहीं दिव्यानी इंटरनेशनल कंपनी अपने स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स बना रही है। 1000 स्टोर कंपनी ने अपना खोला, अगले 4 से 5 साल में और 1000 स्टोर्स खोलने की योजना कंपनी की है। तो इसी के चलते दिव्यानी इंटरनेशनल मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर पुलर्स की बात करें, रिलायंस का स्टॉक भी आज बाजार को संभालने का काम कर रहा था। वहीं बजाज फाइनेंस, टीसीएस, बजाज ऑटो, एमएनएम, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स अगर समझेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी मजबूती थी, लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन था, वॉलेटाइल सेशन था, कई सारे सेक्टर्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी, हमारे पोल के मुताबिक देखने को मिली एक रेंज में बाजार था। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप में कमजोरी रही, लेकिन बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिखाया। बिल्कुल 15,700-800 के नीचे जाकर एक्सपायरी हुई है और इसका क्या मतलब निकालना चाहिए। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, देवांग शाह और आस्था जैन। उनसे करते हैं सवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, 15,800 को कई दिनों तक होल्ड किया बाजार ने। इस हफ्ते हमने देखा काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिले, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से 15,800 के ऊपर क्लोजिंग हो रही थी। आज 15,800 के नीचे एक्सपायरी होने का क्या मतलब निकालेंगे आप? हम निफ्टी की बात, निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है 15,000 पर देखा कि ये लेवल से इस समय करेक्शन देखने मिल रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है मार्केट ना, तो यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग अवॉइड करना चाहिए। सपोर्ट की जहां तक बात करें, 15,600 का सपोर्ट जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। ओके, तो वो है सपोर्ट जोन यहाँ पर। आस्था, इस समय कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स अब बाजार पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमने देखा अलग अलग मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन क्रूड कुछ संभलता हुआ दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में। वहाँ पर महंगाई अपने आप में जो है अभी भी एलिवेटेड लेवल पर ही है। हमारे देश के कई सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे बाजार अब फैक्टर इन कर रहा है। कई लोगों को लग रहा था 15,800 एक बेस बन गया है, क्या आपका भी यही बिलीफ है? गुड इवनिंग सौमित सर। देखिए, 15,800 बेस बन गया, ऐसा कहना थोड़ा सा अभी भी मुझे जल्दबाजी लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर का क्लोजिंग तो एक नहीं दे पा रहा है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 15,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे निफ्टी जाने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत भरा सेशन हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से आज भी जिस तरह से मार्केट ने काफी वॉलेटाइल दिखा है, अभी भी एक दिशा निर्धारित नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जरूर है, 15,700 के नीचे थोड़ा सा निफ्टी में हमें गिरावट गहराती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ फंडामेंटल्स की बात करें, तो अब मार्केट की नजर जो है वो बिल्कुल, एक तो यूएसए में होने वाली जो फेड की मीटिंग है, और उसमें अभी काफी ज्यादा समय है, मेरे हिसाब से 22-23 जुलाई के आसपास का, जहां तक मुझे याद आता है, तो उस पर रहेगी। और उससे पहले किस तरह के मैक्रो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, उस पर एक नजर रखेगा मार्केट। प्लस इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो रिजल्ट सीजन किक इन होने वाला है, तो वहां पे भी एक पैनी नजर रहेगी। मेरे हिसाब से ये जो क्रूशियल लेवल्स हैं, अगर मार्केट इनके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें तेजी देखने को मिल सकती है, जिसमें मैं 15,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल मान रही हूँ। उसके ऊपर कुछ समय तक, कुछ दिनों तक क्लोजिंग कंटिन्यूसली आती है, तो हो सकता है मार्केट संभले, नहीं तो एक ही दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। नीचे में 15,150 के नीचे और मंदी गहरा सकती है। बिल्कुल 15,150 के नीचे और मंदी गहरा सकती है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आस्था यहाँ पर कि अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और उससे काफ़ी हद तक डायरेक्शन मिलता है और समझ में आता है कि बाजार
और इकोनॉमी की स्थिति क्या है। इस समय आस्था मैं आपसे एक सेक्टर की बात सबसे पहले करना चाहूंगा, क्योंकि वहां कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है, वो है बैंक्स। आज बैंकिंग इंडेक्स जो है, निफ्टी बैंक जो है, वो भी करीब करीब ½ % ऊपर बंद हुआ। हमने देखा कि एसबीआई या कोटक बैंक, ये सारे जो बड़े बैंक हैं, एक्सिस, ये करीब आधे से 2% तक की तेजी के साथ जाकर बंद हुए हैं। जिस तरह का एनवायरमेंट अभी बना हुआ है, ब्याज दरें यहाँ से बढ़ेंगी, ये सबको पता है, इन्फ्लेशन शायद धीरे धीरे अब कम हो, आपको लगता है कि बैंक्स पर भरोसा अब बढ़ना चाहिए? कौन से टॉपिक्स होंगे वहां आपके? जी, बिल्कुल। और बैंक की बात की जाए तो ये भरोसा मेरे हिसाब से काफ़ी समय से स्ट्रीट्स का चला हुआ आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम यहाँ पे एक मजबूती देख रहे हैं। ऑल्दो जब मार्केट खराब होते हैं तो पिटाई भी झेलनी पड़ती है इस सेक्टर को, बट ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से बैंक्स यहाँ पे मजबूत बेस फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अच्छे सेक्टर के तौर पे यहाँ पे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि अभी जिस तरह के नतीजे उन्होंने पेश किए और आगे जाते हुए भी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस ये बैंक दिखाता हुआ नज़र आएगा। प्रॉब्लम थी इनके एसएमई अकाउंट को लेके, प्रॉब्लम थी जो इन्होंने ओवरसीज एक्सपोजर्स ले रखे थे 2014 से लेके, पर धीरे-धीरे वो भी अब ये क्लीन अप होता जा रहा है, ये जो पार्ट है। तो मेरे हिसाब से बैंक में यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ बननी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां पे मैं बिल्कुल बैंक के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। दूसरी तरफ एसबीआई अभी भी पसंदीदा चॉइस है। बाकी जो बैंक्स हैं उसमें एक बार रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे कॉल ली जाएगी, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई अच्छा लगता है। पब्लिक में एसबीआई, प्राइवेट में आईसीआईसीआई, ये तो दो यहाँ पर आस्था ने अपनी पसंद बताई है। देवांग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अगर एक्सिस बैंक का चार्ट देख के बताएं, वहां हमने देखा आज अच्छी तेजी थी, अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, करीब करीब 2% ऊपर एक्सिस बैंक जाकर बंद हुआ है 636 के भाव पर। कोई तेजी और बाकी है इसमें? एक्सिस बैंक बात करें, एक्सिस बैंक एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा एक बाउंस देखने मिला है। यहाँ पे 645 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल के ऊपर जाता है स्टॉक, तभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 620 का एक सपोर्ट जोन है एंड 647 का एक रेजिस्टेंस जोन है एक्सिस बैंक के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल एक्सिस बैंक के लिए यहाँ पर 645 के ऊपर जाना जरूरी है इसके लिए। इस बीच हमने देखा कि रुपए में गिरावट का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज के कारोबार में 78 रुपये 98 पैसे तक एक डॉलर का भाव पहुंच गया था। जून महीने में करीब करीब 2% तक रुपए में कमजोरी आई है। इस कमजोरी के पीछे क्या बड़ी वजह है? मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरी डिटेल के साथ। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार वीकनेस दिख रही है। जून महीने में करीब करीब 2% डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो चुका है और 2022 की अगर बात करें तो 6.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी अब तक आ चुकी है। फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर नज़र डालें तो डॉलर के मुकाबले रुपया 79 के ऊपर भी जा चुका है, यानी ये वीकनेस और भी आगे बढ़ सकती है। जो बड़े फैक्टर्स है वो है दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, यूएस सेंट्रल बैंक, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, तीनों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि महंगाई को कम करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए ब्याज दरें तेजी से ऊपर जाएंगे। उसके बाद आज देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में एक शार्प रिकवरी आई है, 105 के ऊपर चला गया है। इसके बाद मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है और उस वजह से भी डॉलर में लगातार तेजी है। सेफ हेवन बाइंग के तौर पर फिलहाल डॉलर की मांग तेजी से बढ़ी है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में लगातार एफआईआईज की बिकवाली चल रही है। उसके अलावा क्रूड की जो ऊंची कीमतें हैं, जो इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां पर हम 80% तक हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए सस्टेन करना मौजूदा लेवल पर लंबे समय तक बहुत मुश्किल है। करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की चिंता आगे भी बनी हुई थी। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर लगातार दबाव बना रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दबाव आगे भी दिख सकता है। जी बिल्कुल, ये दबाव आगे भी दिख सकता है और यही चिंता की सबसे बड़ी बात हो रही है यहाँ पर। आस्था, समय में हम जब देखते हैं रुपया लगातार गिर रहा है, 2-3 दिन से मैं जब भी अपने कार्यक्रम में एक्सपर्ट से बात करता हूं तो हम लोग जिनको फायदा होगा उनकी बात तो जरूर करते हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हो। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन स्टॉक्स की सिचुएशन कैसी होगी जहां पर नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक लिस्ट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इन पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है जब रुपया जो है वो गिर रहा होता है। जिन कंपनी के पास बहुत ज्यादा विदेशी कर्ज है, मेरे सामने एक लिस्ट है, अडानी पोर्ट, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एचडीएफसी, आईओसी जैसी कंपनियां। इसके अलावा जो लोग विदेश में रॉयल्टी देते हैं, पेज इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड। होता यह है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाली बात तो करते हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं जिनकी बात मैंने अभी की, इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? इनसे दूर रहें, शॉर्ट करें, क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, सौमित्र आपने सही बात यहाँ पे बोली है कि जो कंपनियाँ यहाँ पे रुपए की वजह से प्रभावित होती है, उसमें बहुत सी कंपनीज़ की लिस्ट आपने ऐसी भी ली है जो कि ऑलरेडी रुपी टर्म्स में जिनमें लिवरेज हैं, जो जिनकी बैलेंस शीट्स लिवरेज है। तो सबसे पहले इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ चूज़ करनी है, तो बैलेंस शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैलेंस शीट लिवरेज नहीं होनी चाहिए और वही एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिन भी कंपनीज़ में बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा डेट है, हाई डेट है, वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत है। तो ऐसी कंपनियों से पहले से ही दूरी बनाए रखनी चाहिए। राइज़िंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो ना सिर्फ रुपए की यहाँ पे जो देखा जाए एप्रिसिएशन सॉरी हम अगर डेप्रिसिएशन की बात करें और डॉलर के एप्रिसिएशन की बात करें, उसके अलावा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो लिवरेज बैलेंस शीट वाली कंपनियाँ एक क्लियर अवॉइड है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का वैसे भी यहाँ पे एक इश्यू चल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इनफैक्ट वन ऑफ द रीज़न रुपए के इतना डेप्रिशिएट होने के पीछे भी यही है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपके तेजी में हैं। तो मेरे हिसाब से इन कंपनियों से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए और फंडामेंटल्स में भी यहाँ पे हमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो मैं बिल्कुल भी फ़िक्र में नहीं हूँ कि जहाँ पे भी डेट ज़्यादा हो वो कंपनीज़ में हमें निवेश करें और स्पेशली अगर ओवरसीज़ डेट हो तो वहाँ पे एक ज़्यादा हमें एक मार देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे वेट करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से एंट्री नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, इन कंपनियों में एंट्री न करें तो बेटर होगा, लेकिन आईटी में फ़ायदा होता है, टेक्सटाइल में फ़ायदा होता है। देवांग, आपकी तरफ से कोई आइडियाज़, कोई चार्ट्स आपको दिखे हो जहां पर हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी, अच्छी तेज़ी देखने को मिली हो, ऐसा कोई स्टॉक आपकी नज़र में आया है? राइट नाउ अगर हम आईटी सेक्टर के ओवर काफी एक रेंज में चल रहा है, आई थिंक अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए स्टॉक्स आईटी स्टॉक्स को। बट हाँ, अगर एफएमसीजी में कुछ स्टॉक देखे हम तो उसमें काफी अच्छा है। हमने देखे कि प्रीवियसली अपसाइड देखने मिला है उसमें आईटीसी, तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। आईटीसी में नीचे के जो सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए 258 का एक सपोर्ट जोन है आईटीसी के लिए। अगर रेजिस्टेंस की बात करें 282 का एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। इसी पर आप बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं, वो अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप फोकस कर सकते हैं। ऑटो स्पेस भी लगातार फोकस में रहा है और कल जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं ये आंकड़े और क्या चिप शॉर्टेज की समस्या खत्म होने पर बिक्री बढ़ने की उम्मीद है? इसी पर और जानकारी के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो इस बार अगर आंकड़ों की बात करें तो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो एक बार फिर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की बिक्री आंकड़े बाकी सेगमेंट से बेहतर रहने की उम्मीद हम जता रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल में अगर देखें तो चिप शॉर्टेज की सिचुएशन जो है वो ईज़ होती हुई दिख रही हैं, जो कि कंपनी के प्रोडक्शन नंबर्स को फ़ायदा करेंगी और साथ ही जो डिमांड है सभी कंपनीज़ का ये कहना है कि वो काफ़ी मजबूत है। नए लॉन्चेस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी श्रेणी में अगर देखें तो M&M ऑटोमोटिव डिवीजन से 5% की महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं टाटा मोटर्स भी सिंगल डिजिट ग्रोथ पोस्ट कर सकता है अपने ऑटो सेगमेंट में, पर मारुति का प्लान मेंटेनेंस के लिए उसका थोड़ा सा पिछले महीने एक शटडाउन देखने को मिला था जिसका थोड़ा असर ज़रूर रहेगा, बट कहीं ना कहीं उन्होंने नंबर्स अपने जो है मेंटेन किए हुए हैं। 1.6 लाख गाड़ियां इस बार वो बेचती हुई नज़र आ सकती है। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तो महीने दर महीने हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट इंप्रूव करता हुआ ही नज़र आ रहा है और इसमें अशोक लेलैंड अन्य कंपनीज़ के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। 6% की वहाँ पर महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं टाटा मोटर्स भी पॉजिटिव नंबर दर्ज करेगा। वहीं आयशर मोटर्स में हमारा अनुमान है कि 5314 यूनिट्स ये कंपनी बेचती हुई नजर आए। अगली बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। बताया जा रहा था कि मई महीने में मैरिज सीजन के चलते इन सभी कंपनीज को फायदा मिला था। जून महीने में वहां से इतना सपोर्ट नहीं मिला है, पर रूरल में रिकवरी जरूर देखने को मिली है। हालांकि बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट नंबर्स की बात करें तो 2 लाख से कम ही गाड़ियां बेचती हुई नजर आएगी, बट मई महीने में काफ़ी कम गाड़ियां बेचती हुई नजर आई थी कंपनी। तो महीने दर महीने वहाँ पे 14% की ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प से अनुमान है कि सपाट ग्रोथ देख पाए हम और टीवीएस मोटर्स में 4% की सीक्वेंशियल ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रैक्टर डिवीजन पे। ये काफ़ी अहम होगा देखना क्योंकि कई सारे एस्टिमेट्स हैं कि रूरल में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि डिलेड मॉनसून के चलते थोड़ा ट्रैक्टर बिक्री पे असर ज़रूर देखने को मिला है, पर डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। M&Ms की अगर बात करें तो 18% की महीने दर महीने ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एस्कॉट्स इस बार करीब 12,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें 46% की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। करेक्ट, तो ब्रॉडली ग्रोथ ही देखने को मिल रही है इस समय।
आस्था, क्या आपका एनालिसिस है इस समय ऑटो स्पेस में? बड़ी ऑटो कंपनियां जो हैं, बजाज ऑटो, मारुति, M&M जैसी, इस समय नंबर्स ब्रॉडली वही पेश उनके सामने आते हैं और यहाँ पर जो सृष्टि बता रही है, ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ ही देखने को मिलेगी ऑटो सेल्स में। कैसे अप्रोच करना चाहिए इन बड़ी कंपनियों को? जी, बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से रूरल इकोनॉमी जो कि एक लगाड़ रहा था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वो वहाँ से हमें एक डिमांड जनरेट होती हुई नज़र आनी चाहिए। तो इस सेक्टर में जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उसमें से 2 कंपनियाँ बढ़िया लग रही हैं। पहला तो टीवीएस मोटर है, मेरे हिसाब से और ज़्यादा तेज़ी हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे एक नज़र बनाई जा सकती है। और दूसरी तरफ अशोक लेलैंड, ऑल्दो M&M भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छी चाल इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। जिस तरह से यहाँ पे जो लॉन्च हुआ है नए प्रोडक्ट का, उसका मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। सो अभी मेरी नज़र है टीवीएस मोटर और अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए टू व्हीलर और 4 व्हीलर स्पेस से। देवांग, आपसे मैं चाहूंगा कि आप मुझे मारुति के चार्ट्स देख के बताएं। धीरे धीरे अच्छी तेजी इसने पकड़ी है, आज 8,600 के ऊपर भी पहुंचा, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिली, लेकिन कितना और अपसाइड दिखता है? कुछ ब्रोकरेजेस ने यहां पर 9,000 से ऊपर के टारगेट भी दिए हुए हैं। मारुति के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, काफी अच्छा है। हमने देखा था प्रीवियसली ब्रेकआउट थे और उसके बाद काफी अच्छा एक मूवमेंट देखा था। अभी भी लगता है कि अपसाइड इंटैक्ट है। 8,700 8,800 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आ सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 8,300 का, ये स्टॉप लॉस रखे मारुति में। 8,300 का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पर अभी भी कुछ तेजी बाकी है, तो इसलिए होल्ड करके चला जा सकता है। एक और स्टॉक जो मैं चाहूंगा आज आपसे देखूंगा देवांग, वो है ब्रिटानिया का। आपने आईटीसी की बात तो की यहाँ पर, लेकिन ब्रिटानिया में भी हमने अच्छी तेजी आज देखी, करीब 2% ऊपर वो भी जाकर बंद हुआ है। क्या आईटीसी की तरह ब्रिटानिया में भी कोई स्कोप है और तेजी का? ब्रिटानिया की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ से लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा एक सपोर्ट जोन से वापस अपसाइड रिज्यूम किया है, स्टॉक में अभी भी लगता है अपसाइड इंटैक्ट है। ऊपर की तरफ के जो लेवल है 3580 3600 तक के जोन आ सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 3350 का। ओके, तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये आपके सामने ब्रिटानिया पर। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने जहां कई कमोडिटीज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं, वहीं युद्ध से कई भारतीय कंपनियों को सस्ते में कच्चा माल खरीदने का मौका भी मिल रहा है। देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने रूसी कोयले के लिए खासे डिस्काउंट पर सौदा किया है। खास बात यह है कि पेमेंट चीन की करेंसी युआन में होगी। इस खबर पर और डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, बताइए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में है। जी हां, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक कार्गो इंपोर्ट किया है रशियन कोल का, और इंटरेस्टिंग है इसका पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है वो चाइनीज युआन से है, चाइनीज युआन से इसकी पेमेंट की गई है। आपको बता दें, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 1,57,000 टन का कोल रशियन प्रोड्यूसर सुएक से इंपोर्ट करने जा रही है, और कंपनी इस कोल को $164 प्रति टन के दाम पर इंपोर्ट कर रही है। अगर कुल वैल्यू की बात करें, करीब 25.8 यानी कि $25.8 मिलियन का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, विच इज़ $164 पर टन। अब ये जो है यूएस के पेट कोक के दाम जो कि $200 पर टन है, इससे कम है, विच मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव। डील प्राइस जो है ये साउथ अफ्रीका के कोल प्राइस से 50% कम है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कोल प्राइस से 20% कम है। तो अट्रैक्टिव डील यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट को मिलती हुई नजर आ रही है। सोर्सेज की अगर माने तो अन्य सीमेंट कंपनियां भी इस तरह के पेमेंट मोड को अपना सकती हैं, यानी कि कोल के इंपोर्ट के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल कर सकती हैं। एनालिस्ट रिव्यू की अगर माने, इस तरह के बाइंग ट्रेंड अगर कंटिन्यू होते हैं तो कोल इन्फ्लेशन जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ईज आउट होता या खत्म होता हुआ दिखेगा। और ट्रेंड्स ये भी बता रहे हैं कि एक रेयर तरह का पेमेंट है, क्योंकि चाइनीज युआन का मोड इस्तेमाल किया गया है, और आगे भी कंपनियां जो हैं इस तरह के पेमेंट मोड को यूज़ कर सकती है। एक स्पेशल नोट है, इस तरह की पेमेंट किसी भी इंडियन एंटिटी ने पहली बार की है। तो एक इंटरेस्टिंग पेमेंट मोड है, और रशियन कोल की इंपोर्ट की खबर आती हुई दिखी है, और ये अट्रैक्टिव हैं यूएस पेट कोक जो कि $200 पर टन के हिसाब से चलते हैं जून के अगर डेटा को माने। तो क्लियरली एक इंटरेस्टिंग खबर, और अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में। शुक्रिया मानसी, काफी दिलचस्प खबर। यहाँ पर आस्था अच्छे डिस्काउंट पर डील की गई है। अल्ट्राटेक को फायदा जाहिर तौर पर होगा, लेकिन जिस तरह का इस समय एनवायरनमेंट है पूरा सीमेंट स्पेस का, आप कैसे अप्रोच करेंगी इस स्टॉक को?
देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के 2-3 फंडामेंटल्स और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन लाइन है और जिस तरह की ब्रांडिंग है इस कंपनी की भी एक अच्छी इमेज इस कंपनी की बनी हुई है, तो वो भी यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में है। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट सभी सीमेंट क्षेत्र की जितनी भी कंपनियाँ हैं, उन सभी में सबसे ज़्यादा अच्छे से प्लेस्ड है और ये खबर भी मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक-ठाक ही है। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट पे एक नज़र बनाई जा सकती है। थोड़ा-सा और गिरावट आती है क्योंकि आज के मार्केट में हमने थोड़ी-सी गिरावट देखी है, 5400-5300 के आसपास आता है, तो एक बार वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5400-5300 के आसपास अल्ट्राटेक में खरीदारी। एक स्टॉक और फटाफट मैं आपसे पूछूंगा आस्था, उसके बाद हम वीआईपी शेयर की तरफ चलेंगे और वो स्टॉक है जोमैटो। 4 दिन में 20% से ज्यादा गिर चुका है, क्या करें? देखिए इसमें मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल्स तो अभी कुछ इतने सॉलिड है नहीं क्योंकि आपने सही यहाँ पे आपके हेडलाइंस में भी बोला कि मार्केट को पसंद नहीं आया जो ब्लिंकिट के साथ इन्होंने अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो परफॉर्मेंस मार्केट्स की खराब है और उसमें ये जो न्यू टेक कंपनीज हैं वो अपने यहाँ पे रिजल्ट्स भी बढ़िया नहीं बता पा रही हैं, तो वो दोनों तरफ से मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से एक टेक्निकल कॉल मैं ज्यादा देना चाहूंगी, जिन्होंने लिया हुआ है वो 50 के लेवल को क्लोजली वॉच करे। 50 के नीचे अगर ये बंद कर देता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये फिर इसका अब तक का लोएस्ट लेवल होगा और उसके नीचे के क्लोज आते हैं तो वो ये दर्शाएंगे कि स्टॉक में और ज्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। कुल 55 रुपए के नीचे जाकर आज ये स्टॉक बंद हुआ है और 50 के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो फिर इसको आप बेच दें, एग्जिट करें और फिर देखें क्योंकि उसके बाद देखना होगा कि कितनी और गिरावट इसमें बाकी है। लेकिन कल का ट्रेडिंग डे हमारे सामने है और कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए ये जानेंगे हमारे मेहमानों से। वक्त है अब वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में होंगे? फर्स्ट स्टॉक यहाँ पर तीन स्टॉक से एसबीआई हमने ओवरऑल देखा है काफी अच्छा है। हमने बैंकिंग इंडेक्स में की अपसाइड रिज्यूम किया है, यहाँ से मैं लग रहा है एसबीआई है अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। ओवरऑल काफी अच्छा एक रिबाउंड देखने मिला है एसबीआई में। खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 453 का टारगेट है 481। नेक्स्ट स्टॉक है आरईसी लिमिटेड। ओवरऑल आरईसी लिमिटेड में हम देख रहे हैं काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ पे आरईसी लिमिटेड खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 119.5 का टारगेट है 129। ओके, आरईसी एक स्टॉक है जिसको आपको फोकस में रखना है, वहां कर सकते हैं खरीदारी। और एसबीआई की अच्छी बात यह है कि दोनों ही मेहमानों ने मेरे आज सजेस्ट किया है कि आपको खरीदारी करके इसमें चलना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों तरह से नजरिया एसबीआई पर बुलिश ही है। आस्था, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? मेरी तरफ से एक कॉल है जमुना ऑटो पे। जैसा कि हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ऑटो सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो जमुना ऑटो मुझे पसंद आता है क्योंकि एक फंडामेंटल कॉल है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो इनिशियल 134 के रहेंगे, यानी कि यहाँ से 9 से 10% की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो मेरे हिसाब से और भी ऊपर के स्तर ये काउंटर दिखा सकता है, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए जमुना ऑटो में। जमुना ऑटो बाय ऑन डिप्स आपको करना चाहिए यहाँ पर अप्रोच, और या थोड़ा लंबा रखें, अच्छी तेजी की उम्मीद है। 134 तक के टारगेट यहाँ पर तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो और भी बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं इससे। चलिए, शो को समेटने का समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और आस्था, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है ईटी नाउ स्वदेश पर। चुनौती